ऑफ टू लाइट वेव्स। ठीक है, अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर कि अगर दो लाइट वेव्स हैं और वो आपस में इंटरफेयर हो रही हैं तो जो स्क्रीन है उस पर आपको जगह जगह पर आपको कहीं कहीं डार्क कहीं कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं कि हम उसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी क्यों रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो वेव्स मान लेते हैं y1 एंड y2। इक्वेशन ऑफ वेव्स है y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस। हम लोग ये मान रहे हैं कि जो दोनों वेव्स है उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा t प्लस फाई। a1 a2 उसके एम्पलीट्यूड्स हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी है, t जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंट है। ठीक है, अब बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग बोल सकते हैं जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों का समीशन आएगा। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब y क्या है, इसे a1 sin ओमेगा t पुट कर दो प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे देखो क्या है, sin a प्लस b है तो sin a cos b प्लस cos a sin b, दोनों जगह पे a2 में तो उसका एज रख दिया। अब देखो एक ये टर्म है जिसके अंदर ओमेगा टी कॉमन है और एक ये टर्म जिसके अंदर ओमेगा टी है, दोनों में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा a1 प्लस a2 इंटू कॉस 5 और पूरे के बाद क्या कॉमन है sin ओमेगा टी। यहाँ पे देखो a2 sin 5 cos ओमेगा टी। अब हमको यहाँ पे थोड़ी सी असम्पशन लेनी पड़ेगी, r cos थीटा एंड r sin थीटा। जो यहाँ पे ओमेगा टी की टर्म है उसको छोड़ के जो टर्म बचती है उसको ले लो r cos थीटा और इसको ले लो r sin थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो r है वो r क्या है आपका, वो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसे कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखा है कि y जो है वो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो r है वो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अब दोनों को आप लिखो और दोनों को स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 cos 5 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर 5, इट्स नॉट 5 इट्स थीटा एंड सेम गोज विद sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करो तो इसका RHS क्या बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ क्या बनेगा देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अब एक बात देखो यहाँ पे a2 स्क्वायर है, यहाँ भी a2 स्क्वायर है, दोनों के अंदर कॉमन है और cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1। तो a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एज इट इज बचेगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यहाँ पे देखो मैंने दोनों को ऐड करा, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा r स्क्वायर। और हमको ये पता है कि जो किसी भी वेव की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r है तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी जिसको हम लोग आई नेट बोल सकते हैं तो वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहली वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी एक तरीके से i1, ये हो जाएगा i2, ये हो जाएगा 2i1 i2, ये देखो ये क्योंकि सिंगल पावर में इसलिए यहाँ पे रूट आ जाएगा एंड cos 5 एज इट इज इक्वल्स टू i नेट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है कि पहली वेव की इंटेंसिटी क्या है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी क्या है, साथ में डिपेंड कर रही है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो आई नेट का फॉर्मूला होता है i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos 5 इक्वल्स टू i नेट। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, देखो तो हमको इस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि जो आई नेट है वो डिपेंड कर रहा है cos 5 के ऊपर।
फेज डिफरेंस पे कर रहा है बट उसका एंगल कितना होगा, cos ऑफ फाई। अब देखो जहां पर cos फाई मैक्सिमम होगा वहां पर आपका आई नेट भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और जहां पे आपका cos फाई मिनिमम होगा वहां पे आपका आई नेट भी मिनिमम होगा। अब हमको यह पता है कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और अगर आप इसको जनरल सेंस में लिखते हो तो आप लिख सकते हो cos फाई इक्वल टू +1, तो आप फाई को लिख सकते हो 2n पाई, और n आपका हो सकता है 0, 1, 2 से लेके अप टू n तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, एक कंडीशन निकाल ली कि अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, इफ फाई इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देन क्या हो रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, कंडीशन क्या है, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। अब हम क्या देख रहे थे कि कुछ फ्रिंजेस बनती है, तो कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट, तो जहां पर आपका फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 2n पाई के मतलब पाई का इवन मल्टीपल होगा, वहां पर आपका मैक्सिमम बनेगा, और वहां पे किस टाइप की फ्रिंज बनेगी, मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका मतलब cos फाई को मिनिमम करना है, तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1, जो कि होती है एक तरीके से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 2n - 1 पाई, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैसे लिखते हैं, 2n - 1 इंटू पाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पर n है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर आप 1 पुट करोगे तो आपका पाई आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पाई आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ में क्या पता लग रहा है कि अगर आपका फाई जो है वो आपका ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, देन इट विल बी मिनिमम, यानी कि डार्क। तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई में डिपेंड कर रहा है। अगर फाई इवन मल्टीपल होगा पाई का तो बनेगा क्या आपका ब्राइट फ्रिंज, अगर आपका फाई जो है वो ऑड मल्टीपल होगा पाई का तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डार्क फ्रिंज। तो हमने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, किस पे डिपेंड करेगी, साथ में वो कॉस ऑफ फाई पे। तो यही कारण है कि आपको जहां पर एंगल आपका कुछ मतलब एंगल की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ब्राइट मिलेगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो डार्क मिलेगा, इसलिए आपको कहीं कहीं पे डार्क कहीं कहीं पे ब्राइट देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे होता है फेज डिफरेंस वैसे ही होता है पाथ डिफरेंस भी। तो पाथ डिफरेंस, दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, दोनों के बीच में कितना लेंथ का या कितने डिस्टेंस का फर्क है उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इसको आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो फेज डिफरेंस है वो आपका इट्स 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को जो आपस में रिलेट करता है उस चीज का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो अगर p का फॉर्मूला निकालना हो तो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, जिसको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां हम लोगों ने देखा कि जो आपका ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए क्या है, उसके लिए आपका जो फाई आ रहा है वो 2n पाई के बराबर आ रहा है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस में कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू
2n पाई, ब्राइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई काट दो, बचेगा n लैम्डा। तो अब आपके पास दो कंडीशन आ गई, या तो आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो या आपका फाई जो है वो 2n पाई के बराबर हो। अगर वेव आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी एक, अगर एक करेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी हो जाएगी, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पर आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। यहां पे आप अप्लाई करो सेम तरीके से 2n - 1 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। सो पाई से पाई काटो, 2n - 1 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ गया, ये आ गया। यहां से क्या पता लग रहा है, हमें ये पता है कि यहाँ पर आपका n जो है वो 0 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका n जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको लिख कैसे सकते हैं कि अगर आपका पाथ डिफरेंस मल्टीपल है, n बेसिकली 0 है, तो अगर आपका पाथ डिफरेंस मल्टीपल है होल नंबर का 0 1 2 3 इस तरीके से, तो आप कैसे काम करेंगे ब्राइट फ्रिंज, या आपका फाई जो है वो इवन मल्टीपल हो पाई का। यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन थी फाई की वो थी 2n - 1 इंटू 5। अब यहाँ पे कैसा बोलेंगे कि अगर आपका पाथ डिफरेंस ऑड, ये नंबर हमेशा ऑड बनेगा, तो ऑड मल्टीपल हो लैम्डा बाय 2 का, या ऑड हाफ बोल सकते हो, ऑड हाफ मल्टीपल हो किसका, लैम्डा का, तो वहां पर आपका डार्क फ्रिंज बनेगा। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर फेज डिफरेंस है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो वहां पे डार्क बनेगा, अगर ये सेटिस्फाई हो तो वहां पे ब्राइट बनेगा, ठीक है। तो दो चीजें और होती हैं, एक बात करते हैं इसी में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली जो सारी पैटर्न की बात है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या बोलेंगे कि आपका वहां पर ब्राइट बन रहा है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर डार्क बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जहां पर उसका फेज 2n पाई का, बेसिकली पाई का इवन मल्टीपल है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जहां पर उसका फेज जो है वो ऑड मल्टीपल है पाई का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम के हिसाब से। अब इसको, ये तो हो गया पूरी की पूरी थ्योरेटिकल कि आपने थ्योरी करके देखा या मैथमेटिकल वे में आपने निकाला। अब एक और तरीका जिसको हम बोलते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, जो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंटल वे में हेल्प करता है वैल्यू निकालने के लिए कि आपको क्या क्या दिमाग में रखना पड़ता है। टॉपिक का नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमको इंटरफेरेंस चाहिए तो हमको सोर्सेस चाहिए कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है बेसिकली वो सेम होनी चाहिए। उसका एक तरीका है कि आपने यहाँ पे एक सोर्स लगा रखा है और आपने उस सोर्स को बेसिकली दो अलग अलग होल या स्लिट से पास किया और उसको आपने नाम दे दिया S1 एंड S2। तो आपको यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी। मतलब ये अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो अब मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर स्मॉल d है और ये डिस्टेंस अगर
कैपिटल डी, मतलब the distance between two slits are small d and distance between slit and screen, यहाँ पे जो स्क्रीन है अगर वो कैपिटल डी है तो क्या होगा देखो। अब मान लो आपको पी पॉइंट पे स्टडी करनी है और इसके सेंटर पॉइंट को हम लोग ओ बोल रहे हैं, इस तरीके से है, ये ऊपर हाफ है नीचे हाफ है, डी/2 बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हो क्या रहा है, एक वेव यहां से आ रही है, ठीक है, और एक वेव यहां से आ रही है इंटरफेयर होने के लिए, और आपको ये देखना है कि क्या होना चाहिए कि पी पे आपको ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, ठीक है। मान लो सेंटर से डिस्टेंस x है, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, यानी कि जो आपका ओपी है वो x है, इसको आप नाम दे सकते हो e, इसको आप नाम दे सकते हो f, ठीक है, d/2 और d/2। तो अगर हम लोग बात करें पार्ट डिफरेंस की, हमको यहाँ पे शुरू करना है पार्ट डिफरेंस से, तो पार्ट डिफरेंस बेसिकली क्या होगा कि जो पहली वेव है दूसरी वेव है, देखो दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, नीचे वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू अपर वन, तो दोनों में डिफरेंस कैसे निकालोगे, S2P माइनस S1P, मतलब ये डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, वो आपका पार्ट डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके बाद इनका डिस्टेंस सेम ही था, फर्क कहाँ पे आया, सिर्फ इतने पार्ट, उसको कैसे निकालेंगे, S2P में से S1P को माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी पाइथागोरस यूज, आपको पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं, आप एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल SEP, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली ये भी और ये वाला, तो बात करें अगर SEP की, इन ट्रायंगल S यहाँ पे जो S1 की बात कर रहा हूँ, S1P, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, S1P का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन इज S1E स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, एंड अगर बात करें ट्रायंगल S2 इट्स FP की, तो S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2F स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, S2P माइनस S1P, तो क्या करो, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू S2F स्क्वायर PF स्क्वायर माइनस S1E स्क्वायर, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, PE स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, आपको इन चारों की वैल्यू चाहिए, हमारे पास नोन टर्म्स क्या है, ये है D, कैपिटल D, स्मॉल d और x, ठीक है, हमको x ही निकालना है बेसिकली। तो पहले आप यहाँ पे वैल्यूज देखो, S2F क्या है आपका, D है, और आपका जो S1E है वो भी इसी के बराबर है, D के बराबर है, इसका मतलब बेसिकली सिंपली है D से D का जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा। यहां देखो PF कैसे निकालोगे, PF क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस d/2, तो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर करना है, तो x प्लस d/2 का स्क्वायर। बात करते हैं PE की, तो PE चाहिए हमको, तो PE कैसे निकालोगे, अब PE के लिए क्या है, आप इसको लिख सकते हो x माइनस d/2, इस पूरे में से इतने पोर्शन को माइनस कर दिए, तो माइनस x1 माइनस d/2 का स्क्वायर, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, x स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4 प्लस x, देखो यहाँ पे d/2 आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस लगाओ, यहाँ पर क्या है, x1 स्क्वायर माइनस है, एक आएगा प्लस का d स्क्वायर रखो तो हो जाएगा माइनस का d स्क्वायर बाय 4, एंड माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 सेम तरीके से xd, ठीक है, इट्स नॉट x1 इट्स x नॉर्मल x। तो
यहाँ तक हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो 2xd। अच्छा 2xd किसके बराबर आ रहा है, ये आपका बराबर आ रहा है h2p² माइनस h1p²। आपको निकालना क्या है, आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये देखो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h2p माइनस h1p, h2p प्लस h1p इक्वल टू 2xd। जो आपको नहीं चाहिए वो आप उधर भेज दो, तो जाएगा 2xd डिवाइड बाय h2p प्लस h1p। हम लोग देखो यहाँ पे एक assumption लगा रहे हैं कि इस कैपिटल D के मुकाबले ये स्मॉल d कुछ भी नहीं है। कैपिटल D अप्रोक्सीमेटली मीटर सेंटीमीटर में होता है, ये आपका मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में होता है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये दोनों के दोनों d के बराबर है, तो 2xd अपॉन 2 कैपिटल D। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा x स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो और आपका ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है xd बाय d। अच्छा तो अब तो इसको दिमाग में रखना कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई है xd बाय कैपिटल D। हमने जो पीछे भी डेरिवेशन किया है उसमें हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस निकाला था मैथमेटिकल यूज करके, ठीक है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट बात देख लो कि x क्या है, x को मत भूलो, x बहुत इंपॉर्टेंट है कि x क्या है। ये मान लो सेंटर है, बीच में फ्रिंजेस बन रही है, ये कितनी इक्वल साइज की होती है, ठीक है। तो x क्या है, सेंटर से लेके एक तरफ का डिस्टेंस ऐसे। इसको अगर मान लो इसका नंबर 1 है तो x1 बोलेंगे, अभी पता लगेगा नंबर क्या है, ऑर्डर बोलते हैं उसको, x है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस आपका इससे ये आया। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव की, जहां पर मैक्सिमम होता है, तो वहां हमने क्या देखा था कि जो वैल्यू है पार्ट डिफरेंस की वो थी n लैम्डा के बराबर, और यहां से क्या आ रहा है x स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहां पे n है इसलिए इसके ऑर्डर n लगा दो, तो xn क्या निकलेगा n लैम्डा स्मॉल d बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अगर आप n की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, मतलब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव की, और हमने वहां पे जो n है वो शुरू किया था 0 से। इसका मतलब अगर n को आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका x0 0 आएगा, n 1 करोगे n बेसिकली इक्वल्स टू 1, तो x1 आ जाएगा आपका लैम्डा d बाय d। n अगर 2 करोगे तो x2 आ जाएगा 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे आप निकालते जाओगे, एक बात कॉमन है कि सब में एक टर्म दिख रही है आपको लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अगर आप इसको a बोलते हो तो यहाँ पर देखो 2a आ रहा है, फिर 3a आएगा, ऐसे na आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से a डिस्टेंस पर, जो कि आप इन तीनों की मदद से निकाल सकते हो, वहां पर आपको पहला ब्राइट मिलेगा। ये तो सेंटर ब्राइट है, सेंटर का जो होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर का ब्राइट है उसको हम लोग कितने डिस्टेंस पर देखेंगे सेंटर से, a डिस्टेंस पर, जो कि इन तीनों की कैलकुलेशन से निकलेगा। अब बात करते हैं जरा डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या है आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर कितना आया x d बाय स्मॉल d, तो कैपिटल D, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो यहाँ से आप xn निकालोगे तो 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2d। अगर आप वैल्यूज निकालोगे, पहले आप 1 पुट करोगे तो आपका आएगा लैम्डा d बाय 2d x1। आप 0 पुट निकालोगे, नेगेटिव कुछ नहीं होता इसमें, तो x2 आप करोगे तो आपका आएगा 3 लैम्डा d बाय 2d एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर 0 पर ब्राइट बन रहा है, अच्छा ये एक तरीके से a बाय 2 है, ये 3a बाय 2 है, ऐसे ऐसे 5a बाय 2 होगा, फिर 7a बाय 2 होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, सेंटर पर यानी कि x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। आप सेंटर से बाहर की तरफ निकलते जा रहे हो, सेंटर पर ब्राइट है, फिर
a/2 पे पहला डार्क बनेगा, मतलब यहाँ पे आपका ब्राइट था, इसके बाद पहला डार्क बनेगा कितने पर, a/2 पर। फिर a पर क्या होगा, इतने पोर्शन में यहाँ पर a डिस्टेंस तक क्या होगा, ब्राइट होगा, फिर 3a/2 पे पहले, फिर 3a/2 पे दूसरा डार्क बनेगा, ऐसे ही ये पैटर्न जो है वो चलता रहता है। तो इस वजह से कहीं कहीं डार्क आता है, कहीं कहीं पे ब्राइट आता है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा एक अल्टरनेटिव फैशन में आता है, और सेंटर पे ब्राइट आएगा, ये बात फिक्स है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से, मतलब 0 पर आपका ब्राइट है, a/2 पे आपका डार्क है, फिर a पर आपका ब्राइट है, फिर 3a/2 पे आपका डार्क है, इस फैशन में चलता रहेगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहां पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पे प्रॉपरली मैक्सिमम है, और जहां पे डार्क है वहां पे इंटेंसिटी 0 है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, नहीं, जहां पे लाइट है वहां पे प्रॉपर लाइट है, जहां पे नहीं है वहां पे बिल्कुल नहीं है, तो डार्क मींस प्रॉपर डार्क, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हम लोग देखते हैं कि जहां पर आपका ब्राइट बन रहा है तो उन सभी की इंटेंसिटी सेम रहती है, जो सेंटर की इंटेंसिटी है, ऐसा नहीं हो कि अगर आप बाहर की तरफ जाओगे तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप डार्क को देख रहे हो तो कहीं कहीं पे डार्क में कुछ दिख रहा है और कहीं कहीं पे डार्क पे नहीं दिख रहा। जहां डार्क है वहां प्रॉपर डार्क है, जहां ब्राइट है वहां प्रॉपर ब्राइट है, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव के लिए। इसके बाद एक टॉपिक है, इसका नाम है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब बेसिकली फ्रिंज की जो है वो चौड़ाई कितनी, ठीक है। तो अगर मान लो आपको फ्रिंज की चौड़ाई को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो दो कंसेक्यूटिव डार्क्स को या फिर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट को डिफरेंस कर दो। जैसे डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से, इसका फॉर्मूला होता है कि आप रेडियस एक एडिशनल वाले को उसके पीछे वाले से माइनस कर दो बेसिकली। तो अगर हम बात करें एक्शन का मतलब बनेगा n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो दोनों को आपको माइनस करना है, तो d एलसीएम आ जाएगा, n लैम्डा डी दोनों कॉमन है, n+1 माइनस n लैम्डा डी, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इसका मतलब दो ब्राइट के बीच में जो विड्थ का जो डिफरेंस आएगा, जो विड्थ आएगी वो हमेशा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होगी। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे। लैम्डा मींस आप किस कलर की लाइट को यूज कर रहे हो। कैपिटल डी का मतलब सोर्स में स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है बेसिकली, और जो डी है वो दोनों स्लिट्स के बीच में, दोनों के दोनों जो होल्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप ब्राइट के लिए निकाल सकते हो, आप डार्क के लिए भी निकाल सकते हो। तो अगर हम डार्क के लिए निकालना जाए तो xn+1 जो होगा वो क्या होगा, 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। अगर आप निकालोगे 2n+2 -1 +2 -1 तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा। अब आप एक बात देखो, माइनस करो जरा, तो दिस माइनस दिस, तो 2n+1 दोनों का एलसीएम 2d है, तो माइनस 2n -1 दोनों में लैम्डा डी कॉमन है, अपॉन में 2d एलसीएम एज इट इज, तो 2n+1 -2n -1, तो 2n+1 -2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। ये कट हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d आएगा, टू कट लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, जो कि सेम रिजल्ट है जो आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी चौड़ी पट्टी आपकी ब्राइट की है उतनी चौड़ी पट्टी आपकी डार्क की है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, फ्रिंज विड्थ हमेशा सेम रहती है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये आपका पूरे का पूरा ब्राइट है, तो अब आप देख रहे हो कि इसकी ये डिस्टेंस इतनी है, ये इतनी चौड़ी है, तो अब इतने चौड़े पर ही क्या होगा, एक ब्राइट बनकर एक डार्क बनकर, पहले सेंटर में ब्राइट बनता है फिर डार्क बनता है, फिर इतने चौड़े में क्या होगा, इतने चौड़े पर फिर ब्राइट आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि मान लो इसको डिराइव करने के लिए आ सकता है कि कुछ डेरिवेशन करो। एक क्वेश्चन ये आता है
कि एक बार एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया। अब टीचर ने क्या बोला कि आप ना अपने जो स्लिट है और जो आपकी स्क्रीन है उसका डिस्टेंस कम कर दो। इसका मतलब क्या होगा, d/2, एग्जांपल के लिए डिस्टेंस को d/2 कर दो। तो हम क्या देखेंगे कि फ्रिंज की विड्थ जो है वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले क्या है लैम्डा d/d, तो लैम्डा d/2d। अगर आप d को d/2 करोगे तो ये तो बीटा ही हो गया, तो बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी बीटा/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपने उन दोनों में इसका डिस्टेंस रिड्यूस किया तो फ्रिंज विड्थ जो है वो हाफ से रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे अगर मान लो आपसे बोला जाए कि आप स्लिट को और करीब ले आओ, स्लिट का डिस्टेंस और करीब कर दो, मतलब आपने d की वैल्यू क्या कर दी है रिड्यूस कर दी है, तो क्या होगा आपका बीटा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो पट्टी पहले बन रही थी वो और चौड़ी बनेगी और क्लियर बनेगी। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा के लिए रेड लाइट यूज करोगे तो चौड़ी पट्टी दिखेगी, अगर आप ब्लू लाइट यूज करोगे तो वो थोड़ा सा स्कैटर होता हुआ दिखेगा, मतलब आपको एक शार्प और क्लियर जो है वो आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता क्या लगता है कि बीटा जो है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बीटा का कैसा रिलेशन है इसके साथ। ठीक है, तो ये है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो वैक्यूम यानी कि एयर में किया। तो अगर हम मानते हैं कि हमने कोई मीडियम चेंज कर लिया, मतलब हम लोग एयर से किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में चले गए, तो क्या होगा लैम्डा जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स रिलेशन में होता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/μ, तो क्या होगा बीटा जो है लैम्डा की जगह पे क्या हो जाएगा λ/μ d/d। तो ये तो अगर बीटा डैश हमने माना तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा डैश क्या हो जाएगा बीटा/μ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने एक मीडियम को चेक किया तो उसमें क्या होगा पट्टी जो है वो और पतली दिखेगी, क्योंकि न्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये 1 से बड़ा है तो ये हमेशा पहले वाले के मुकाबले कम ही होगा, मतलब सबसे ज्यादा चौड़ी पट्टी देखने के चांसेस किसमें, अगर डी लैम्डा और हम स्मॉल डी की वैल्यू चेंज नहीं करते, हम लोग सिर्फ मीडियम ऐड करते हैं, तो सबसे चौड़ी पट्टी देखने का आपका जो चांस है वो एयर के अंदर है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम एयर और वैक्यूम को एक ही मान रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन हो गए कि कैसे आपका बीटा वेरी करता है। तो फ्रिंज विड्थ हो गई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, एक सेकेंड जस्ट, तो एक बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है बिटवीन इंटेंसिटी एंड एक्स, मतलब किस किस पॉइंट पर एक्स के ब्राइट बनेगा, कहाँ पे डार्क बनेगा। तो मान लो ये सेंटर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0। अब दोनों तरफ हो सकता है ना, मतलब कुछ इस तरीके के, देखो इस तरीके का सर्कल्स बनेगा, ऐसा कुछ इस तरीके की पट्टियां बनेगी। ठीक है, तो समझाने के लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर आप पीछे डेरिवेशन चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका इंटेंसिटी है वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम है। मान लो ये आई मैक्स है, जिसको हम लोग आई नॉट भी बोल सकते हैं, आई मैक्स। ठीक है, अब सेंटर के ऊपर ये मैक्सिमम बन रहा है। अब पहले मैक्सिमम है, फिर डार्क आएगा, मतलब पहले ब्राइट था, डार्क आएगा, तो पहला डार्क बनता है a/2 पे। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी कहां तक, a/2 तक। सेम गोज विद नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड। फिर क्या होगा, अगला जो ब्राइट है वो बनेगा a पर, तो ये मैक्सिमम जाएगी फिर से इस तरीके से a तक, फिर ऐसे। और एक बात देखो, जो
जो सेंटर का है वही मैंने हर जगह पे बनाया। फिर क्या होगा 3a/2 पे, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ऐसे 3a/2 पे होगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी वही रहेगी, इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी, जहां पे डार्क होगा वहां पे कंप्लीटली डार्क होगा, और जहां पे ब्राइट होगा वहां पे आई मैक्स होगा, बीच में कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी कर्व फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट का ले लो चाहे डार्क का ले लो, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो ए के बराबर है। इसका मतलब इंटरफेरेंस जो पैटर्न है, जो फ्रिंजेस होती हैं वो इक्विडिस्टेंट होती है, मतलब उनकी विड्थ जो है वो सेम रहती है, ठीक है। इक्विडिस्टेंट होती है, उनकी जो फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो सेम रहती है, जितनी चौड़ी पट्टी डार्क की होगी उतनी चौड़ी पट्टी ब्राइट की होगी। इसके अलावा जहां पर अगर वो मैक्सिमम है, इसका मतलब हर जगह पे आई मैक्स बनेगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो मैक्सिमम बनेगा, अगर मिनिमम है तो आई मिनिमम बेसिकली 0 के बराबर होता है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को